अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का लेक्चर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर कंटिन्यूएशन है सिंक्रोनस मोटर के पार्ट का जो हमने पिछले वीक में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फील्ड एक्साइटेशन एट कांस्टेंट लोड। सिंक्रोनस मोटर की एक प्रॉपर्टी ये है कि हम इसको डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे रन कर सकते हैं। और वो कैसे रन कर सकते हैं, जो फील्ड एक्साइटेशन है वो उसको चेंज करेंगे हम, तो ये लेगिंग से लीडिंग पावर फैक्टर तक हम कांस्टेंट लोड पे रन इसको कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो अंडर एक्साइटेशन वाले केस में अगर आप लोग देखें तो इसमें EB की वैल्यू हमारे पास जो पर फेज वोल्टेज है उससे कम है। तो अंडर एक्साइटेशन के केस में जो हमारे पास EB है वो वोल्टेज से लेग कर रहा होता है बाय एंगल डेल्टा। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ये वेक्टर जो नज़र आ रहे हैं, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज से जो नेट वोल्टेज जिसको हम पर फेज कहते हैं, इससे जो IA आर्मेचर करंट है वो बाय 90 डिग्री लेग करता है। तो इसमें जो फाई एंगल है वो लेगिंग है, मतलब IA लेग कर रहा है पर फेज वोल्टेज से। तो इस केस में हमारे पास लेगिंग पावर फैक्टर मोटर का आएगा। अब अगर हम नॉर्मल एक्साइटेशन की बात करें तो इसमें EB की वैल्यू हमारे पास V के इक्वल है। अगर हम फील्ड एक्साइटेशन को थोड़ा इंक्रीज करें तो हमारे पास EB की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पर फेज वोल्टेज की जब इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्साइटेशन का केस आएगा। इस केस में अगर आप लोग देखें तो V और EB के दरमियान जो डेल्टा एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये बढ़ जाता है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, जो नेट वोल्टेज है, उसके दरमियान और V के दरमियान भी एंगल हमारे पास थोड़ा बढ़ जाता है। IA हमारे पास इस नेट वोल्टेज से बाय 90 लेग कर रहा है, तो ये थोड़ा फाई की वैल्यू जो है ये करीब आ जाएगी V के, मतलब जो IA का वेक्टर है इसके दरमियान और V का जो वेक्टर है इसके दरमियान ये जो फाई एंगल है ये डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारे पास ये केस बन रहा है। ये भी हमारे पास लेगिंग पावर फैक्टर का जो है वो केस बन रहा है, लेकिन इसमें जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इसकी तरफ आ रहा है। अब आते हैं जो EB की वैल्यू है, अगर हम ग्रेटर रखें और इतनी वैल्यू इसकी रखें कि ये जो फाई एंगल है ये ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास IA और V ये इन फेज हो जाएंगे। तो इस केस में हमारे जो मोटर का पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। तो ये यूनिटी पावर फैक्टर केस आएगा अगर फील्ड एक्साइटेशन को हम इतना बढ़ाएं कि ये IA और V इन फेज हो जाए, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर होगा। और ये जो है ओवर एक्साइटेशन वाला केस, तो इसमें तो ग्रेटर है VB से, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है इसकी वैल्यू, EB की वैल्यू ज़्यादा है V से। तो इसमें जो करंट है वो लीड कर रहा है बाय फाई एंगल पर फेज वोल्टेज से।
तो इस केस को अगर हम देखें तो ये इस केस में मोटर का जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जब जैसे जैसे हम फील्ड एक्साइटेशन वेरी करते हैं तो EB की वैल्यू जो है वो भी वेरी होती है और उसका जो एंगल है B से वो भी वेरी करने लगता है। और जब इसका एंगल वेरी करता है तो जो नेट वोल्टेज पर फेज है उसका एंगल भी वेरी करता है और उसके साथ जो IA है आर्मेचर करंट है उसका एंगल भी वेरी करने लगता है। तो आर्मेचर करंट और पर फेज वोल्टेज के दरमियान जो फाई एंगल है वो पहले डिक्रीज होते होते ज़ीरो हो जाता है, तो वो यूनिटी पावर फैक्टर वाला केस बन जाता है। फिर इसके दरमियान जो एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगता है, तो वो लीडिंग पावर फैक्टर का केस बन जाता है। तो ये एक्साइटेशन को हम चेंज करके जो सिंक्रोनस मोटर है उसका पावर फैक्टर चेंज कर सकते हैं, लेगिंग से लीडिंग में भी उसको ला सकता है। तो सिंक्रोनस मोटर हमारे पास सेम लोड के लिए डिफरेंट पावर फैक्टर पे रन कर सकता है। अब आते हैं पावर रिलेशंस की तरफ। एक सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फ्लो होता है वो किस तरह होता है। तो ये एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है इक्विवेलेंट सर्किट अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के लिए, और ये उसका अंडर एक्साइटेड केस के लिए हमारे पास फेजर डायग्राम है। ये पिछले जो केस है उसमें भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो इसमें जो इनपुट पावर है, जो सप्लाइड पावर है, वो हमारे पास है V × IA आर्मेचर करंट cos ऑफ I, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है और साथ जो इन दोनों के दरमियान एंगल है इसका कॉज है, पावर फैक्टर है। अब मैकेनिकल पावर को भी हमने देखा हुआ था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होता है बैक EMF × आर्मेचर करंट cos ऑफ डेल्टा माइनस फाई, मतलब इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो डेल्टा माइनस फाई बन रहा है। तो ये मैकेनिकल पावर है। और आर्मेचर कॉपर लॉस जो है वो हमारे पास I² RA, वो किसके इक्वल होता है, PI। इनपुट पावर से अगर हम PM माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, कॉपर लॉस आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनपुट पावर है इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो हमारे पास PM है जो मैकेनिकल पावर है, और दूसरा इसके साथ हमारे पास P कॉपर है, कॉपर लॉसेस जो है। तो ये जो इनपुट पावर है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक हमारे पास कॉपर लॉसेस है और एक हमारे पास क्या है, मैकेनिकल पावर है। तो अगर इनपुट पावर में से हम कॉपर लॉसेस निकाल लें तो हम इस तरीके से भी PM की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं आउटपुट पावर की तरफ जो लोड को मिलती है। तो अगर हम इस PM में से जो आयरन लॉसेस होती हैं और जो फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेस या एक्साइटेशन लॉसेस जो होती हैं, ये सारे लॉसेस हम PM में से निकाल लें तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट पावर है वो रह जाती है। तो ये इनपुट पावर से जो डिफरेंट पावर्स हैं मोटर्स में उनका रिलेशन बन रहा है कि सबसे पहले इनपुट पावर जो टोटल सप्लाइड पावर है वो हमारे पास आ गया। इसमें से कॉपर लॉसेस निकाल लें तो हमारे पास मैकेनिकल पावर रह जाता है। इस मैकेनिकल पावर के मज़ीद दो कंपोनेंट्स हैं। एक इसका पावर जो ज़ाया हो जाता है वो आयरन फ्रिक्शन और एक्साइटेशन लॉसेस में वेस्ट हो जाता है, और जो वर्किंग पावर है आउटपुट वो हमारे पास क्या है, P आउट है। तो अगर P मैकेनिकल में से हम ये लॉसेस निकाल लें तो हमारे पास आउटपुट पावर रह जाएगी। अब हम आते हैं मोटर टॉर्क की तरफ। तो जो मोटर में ग्रॉस टॉर्क डेवलप होता है TG से हम डिनोट करते हैं, वो इक्वल होता है 9.55 मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड न्यूटन मीटर की। मैकेनिकल पावर हमारे पास जो टोटल ग्रॉस मोटर पावर होती है आउटपुट,
उसको हम कहते हैं, और इसका हमने पिछले स्लाइड में देखा ई बी आई ए कॉज ऑफ डेल्टा माइनस फाई के इक्वल होता है। और ये जो एन एस है ये सिंक्रोनस स्पीड है आरपीएम में, तो ये हमारे पास ग्रॉस टॉर्क के इक्वल आता है। अगर हमने शाफ्ट टॉर्क फाइंड करना है, जिस टॉर्क से शाफ्ट घूमती है, तो उसके लिए हम पीएम की जगह आउटपुट पावर लेंगे। और आउटपुट पावर हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो मैकेनिकल पावर है इसमें से आयरन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस और जो एक्साइटेशन लॉसेस है वो निकाल दें तो हमारे पास आउटपुट पावर आ जाती है। तो पी आउट डिवाइडेड बाय एन एस पर मल्टीप्लाई करें 9.55 से, तो ये हमारे पास शाफ्ट की जो टॉर्क है उसके इक्वल आ जाती है। तो हमारे पास जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैकेनिकल पावर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रोटर स्पीड की। अब हम आते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर की तरफ। तो पिछले 2 स्लाइड में हमने पढ़ा कि इनपुट पावर किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल पावर का जो जनरल रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास जो इनपुट पावर और मैकेनिकल पावर का भी हमने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम की तरफ आए, जो कि एक अंडर एक्साइटेड मोटर के लिए फेजर डायग्राम गिवन है, तो इसमें आप लोग अगर ये ट्राइंगल ले लें, ये जो हमारे पास ई आर बना हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ई बी इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, बल्कि बेस बन रही है, और ये जो है ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इसमें अगर हम ई बी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होगा, ई आर कॉज ऑफ फाई, क्योंकि ये बेस बन रही है। ये ट्राइंगल इस तरह रीड्रॉ अगर हम करें तो यहाँ पे इस तरह आएगी। ये हमारे पास है ई आर, और जो ए बी है ये बी आ गया, और ये हमारे पास ए आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फाई आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू हम इस बेस की लिखना चाहें तो बेस हमारे पास ई आर कॉज ऑफ फाई की इक्वल आता है, ये ई हमारे पास आ गया, और ई आर की वैल्यू हमारे पास आई ए एक्स एस की इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई ए एक्स एस कॉज ऑफ फाई। अब यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इस ए बी के इक्वल आता है, तो ये इस लाइन को भी हम ए बी कह सकते हैं, ये वाला जो लाइन है। तो इसकी अगर इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से हम वैल्यू निकालें तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और ई बी इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये वाला, तो ये आता है ई बी साइन ऑफ डेल्टा। तो इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आती है वो ई बी साइन ऑफ डेल्टा के इक्वल आती है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इनका सेम है तो राइट हैंड साइड भी इनका इक्वल आएगा। तो ई आर कॉज ऑफ आई या आई ए एक्स एस कॉज ऑफ आई इज इक्वल टू ई बी साइन ऑफ डेल्टा, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब अगर हम इसमें से आई ए कॉज ऑफ आई इस साइड पे रहने दें तो ये जो एक्स एस है ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। तो आई ए कॉज ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास आ गई ई बी साइन ऑफ डेल्टा एक्स एस। अब हमारे पास जो मैकेनिकल पावर है वो इसके इक्वल है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, पी एम जो मैकेनिकल पावर है वो उसमें हम आई ए कॉज ऑफ आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू ई बी साइन ऑफ डेल्टा डिवाइड बाई एक्स है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। ये पर फेज के लिए हम मैकेनिकल पावर निकाल रहे हैं। अब जो तीनों फेजेस के लिए इसकी पावर जो आएगी वो इसके साथ जस्ट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्योंकि पावर एडिटिव होता है। अब अगर हम देखें तो मैकेनिकल पावर का डिपेंड जो है वो डेल्टा एंगल पे है कि डेल्टा एंगल हमारे पास कितना है। तो अगर डेल्टा हमारे पास 90 हो जाए तो उस वक़्त हमारे पास जो मैकेनिकल पावर होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो पी मैक्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि डेल्टा 90 हो, तो साइन ऑफ 90 1 के इक्वल आ जाएगा और पी मैक्स की वैल्यू हमारे पास वी ई वी डिवाइडेड बाई एक्स है। ये पर फेज आता है। अगर 3 फेज के निकालना है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम सिंक्रोनस मोटर के एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं जो कि है सिंक्रोनस मोटर एज सिंक्रोनस कंडेंसर। हमें पता है कि सिंक्रोनस मोटर को हम एक लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करवा सकते हैं बाय चेंजिंग एक्साइटेशन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर एक कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? ये दरअसल एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है जो नो लोड पे रन कर रहा होता है, तो उसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। जब हम इसको लीडिंग पावर फैक्टर पे रन कर रहे हो और कोई लोड इसके साथ अटैच ना हो तो ये एज सिंक्रोनस कंडेंसर एक्ट करता है। ये मोस्टली जो है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है। जिस तरह आप लोगों को ये डायग्राम नज़र आ रही है, एक 3 फेज लोड यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि IL करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये नहीं लगाया, तो उस वक़्त ये जो सप्लाइड वोल्टेज V है ये इससे ये लोड IL ड्रॉ कर रहा है ये, और ये एक लो पावर फैक्टर पे ड्रॉ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो ∅L एंगल है ये बहुत ज़्यादा है V और IL के दरमियान। तो कॉज ऑफ ∅L की वैल्यू हमारे पास बहुत कम है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ये जो सिंक्रोनस कंडेंसर है जो कि सिंक्रोनस मोटर ही होता है इस 3 फेज लाइन पे लगा दिया, तो क्या होगा कि ये IM करंट जो है ये यहाँ पे ये लेगा और वो लीडिंग पावर फैक्टर पे हम इसको ओवर एक्साइटेड मोड में रन कर रहे हैं, तो इसका पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा। तो एक रिजल्टेंट करंट लोड की तरफ फ्लो करेगा जो इन दोनों का फेजर सम होगा। तो ये जो I करंट है ये दरअसल सिंक्रोनस कंडेंसर लगाने के बाद जो लोड करंट ड्रॉ कर रहा है 3 फेज सप्लाई से वो I से डिनोटेड है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो फाई है जो रिजल्टेंट करंट का है, सिंक्रोनस मोटर लगाने के बाद जो करंट लोड ड्रॉ कर रहा है उसका एंगल V से बहुत कम हो गया, मतलब फेज डिफरेंस कम हो गया। जब फेज डिफरेंस कम हो गया तो कॉज ऑफ फाई की वैल्यू हमारे पास बढ़ गई, तो पार्टली जो है वो पावर फैक्टर हमारे पास इम्प्रूव हो गया। तो ये एक एप्लीकेशन है सिंक्रोनस मोटर का कि इसको हम एज सिंक्रोनस कंडेंसर के पे भी यूज़ कर सकते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि हम लो पावर फैक्टर वाले लोड्स की पावर फैक्टर इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। ये सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस कंडेंसर के चंद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गिवन है यहाँ पे। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि फील्ड एक्साइटेशंस को चेंज करके हम करंट का जो है आर्मेचर करंट को चेंज कर सकते हैं और इससे हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो हमारे पास स्टेपलेस कंट्रोल उसका हमारे हाथ में आ जाता है। उसको हम बगैर किसी स्टेप्स के कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथली कंट्रोल कर सकते हैं पावर फैक्टर को। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि वाइंडिंग हाई थर्मल स्टेबिलिटी इसकी शॉर्ट सर्किट को, अगर शॉर्ट सर्किट अकर होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है।
जो थर्ड इसका एडवांटेज है कि फॉल्ट्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं तो लॉसेज इसमें ज़्यादा होती हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई होता है और नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो 500 kVA से ऊपर के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। अगर इससे कम के लिए हम इसको यूज़ करें तो ये हमें कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हम स्टैटिक कैपेसिटर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता, तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। और ये चंद एप्लीकेशन है सिंक्रोनस मोटर्स की, तो उसमें आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सिंक्रोनस मोटर को हम पर्टिकुलरली लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी जो पावर फैक्टर है वो एडजस्ट कर सकते हैं यूनिटी को, और एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है लो स्पीड में। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ अ प्लांट while carrying their rated load। तो इसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज टू इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ होता है, क्योंकि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ होता है, तो उससे हम इसको ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन भी हम बेहतर बना सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो है वो है हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स जनरेटिंग वेरी लो फ्रीक्वेंसीज enable us to run synchronous motor at ultra low speed। Thus huge motors in the 10 megawatt range, they drive crushers, rotary cleans and variable speed valve। तो हम इसको वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन भी इसके हैं, वो तभी हो सकते हैं जब इसके साथ हम कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक वाले कन्वर्टर जो है वो लगाएं और इसमें फ्रिक्वेंसी हमारे कंट्रोल में हो। तो फ्रिक्वेंसी को वेरी करके, क्योंकि हम सिंक्रोनस मोटर का स्पीड चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम वेरिएबल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं।